नाटक को हमारे यहाँ पर चाक्षुष यज्ञ कहा गया है और ये शब्द कालिदास ने बरता है। चाक्षुष यज्ञ माने आंखों को सुहाने वाला यज्ञ। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो एक बात खास तौर से उसमें आती है कि जो कुछ इस जीवन में व्याप्त है वह लोक का ही अनुकरण है। और इससे भी आगे भरत एक बात और कहते हैं कि अनुकरण नहीं अनुकीर्तन है, क्योंकि जो कुछ हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन को वैसा का वैसा हूबहू मंचित किया भी कहा जा सकता है। इसलिए नाटक अनुकीर्तन है, यानी जो कुछ हो रहा है उसकी व्याख्या। लोक नाट्यों की एक समृद्ध परंपरा भारत में रही है। हर प्रांत का अपना एक लोक नाट्य है और उस लोक नाट्य में वहाँ जो जनजीवन है उसको एक प्रकार से व्यंजित करने का प्रयास किया जाता रहा है। राजस्थान में बहुत सारे लोक नाट्य निरंतर मंचित होते रहे हैं। बीकानेर की बात करूँ तो होली से 1 महीने पहले तक लोक नाट्यों की एक श्रृंखला पूरी प्रारंभ हो जाती है बीकानेर में। हेड़ाऊ मेरे की रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत और भी बहुत सारी रम्मतें वहाँ पर होती है, निरंतर होती है और लोग आते हैं। अभी भी आधुनिकता के दौर में भीड़ जमती है। लोकनाट्य ऐसे ही होते हैं, जब होते हैं तो लोग उसमें अपने आप को भागीदार बनाते हैं और बहुत से स्तरों पर खुद लोग उसके जो है अभिनेता और संवाद कहने वाले हो जाते हैं। तमाशा बहुत पुरानी नाट्य शैली है। आमतौर पर तमाशा का नाम आते ही महाराष्ट्र का नाम जहन में कौंधता है कि तमाशा महाराष्ट्र से जुड़ी है, लेकिन एक खास बात राजस्थान की भी है। जयपुर तमाशा अपने आप में विरल है। विरल ही नहीं है, जयपुर तमाशे की अपनी पहचान है, अपना घराना है। हम जब बात करते हैं कि शास्त्रीय संगीत के घराने होते हैं तो मुझे कई बार यह भी लगता है कि राजस्थान में भी लोक संगीत के घराने हैं और लोक नाट्य तमाशा का भी अपना घराना है। लोक नाट्य तमाशे के घराने को समृद्ध करने का काम किया है गोपी जी भट्ट की परंपरा ने, उनके परिवार ने। आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण लोकनाट्य धर्मी, लोकनाट्य कर्मी दिलीप भट्ट तमाशा साथ में है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के कार्यक्रम में। दिलीप जी, 250 साल से भी अधिक पुराना है तमाशा जयपुर का जो है, लेकिन तमाशा का नाम लेते हैं तो महाराष्ट्र का नाम जहन में कौंधता है, पर जयपुर का तमाशा उससे बिल्कुल अलग है। और बल्कि यूं भी कहें कि राजा राम सिंह जब हुआ करते थे यहाँ पर जयपुर में, उन्होंने इस तमाशा नाट्य शैली का प्रवर्तन किया और उसके बाद में एक घराना जो है, भट्ट घराना जो है, उसने पूरा इसको समृद्ध किया। उस भट्ट घराने से ही आप आते हैं और आपने लोकनाट्य तमाशा को राजस्थान से बाहर सुदूर देशों तक भी पहुंचाया। कहाँ से शुरू हुई आपकी लोकनाट्य की ये परंपरा जो है? देखिए व्यासी, सबसे अहम बात तो है कि लोकनाट्य तमाशा हमारे स्वर्गीय बंशीधर जी भट्ट, जिन्होंने इस तमाशा को लिखा राम सिंह जी के जमाने, बंशीधर जी भट्ट ने। उसके बाद बृजपाल जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, मेरे पिता गोपी जी भट्ट, और उसके बाद मैं दिलीप भट्ट और मेरे अनुयायी जो मेरे बच्चे लोग हैं सचिन, हर्ष। तो ये परंपरा चली हुई आ रही है और इस परंपरा को चलाने का जो श्रेय है वो हमारे पिताजी को, इसलिए कि मैं जब बचपन में छोटा सा था तो पिताजी रियाज करते थे और रियाज के साथ साथ वो बैठा करके मुझे गवाते थे कि बेटा ये तमाशा ये है, ये परंपरा है और अगर तू सीखना चाहता है तो इसको अभी से सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो पिताजी ने बचपन से मुझे तमाशा सिखाया, क्योंकि ये गायन परंपरा है। आपने तमाशा महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र बिल्कुल भिन्न है हमारा, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत पर है और एक परिवार है। और फिर हमारे यहाँ महिलाएं पहले काम नहीं करती थी, लेकिन अब लिबर्टी हमने इसलिए लिए कि महिलाओं ने ऐसा क्या किया जो महिलाएं काम नहीं कर पाए, तो फिर हमने अपनी बहन बेटियों को लेने का प्रयास किया। फिर गैर परंपरागत महिलाएं भी आईं, उन्होंने काम किया और उसके बाद ये परंपरा धीरे 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 चलती चलती आज इससे है कि 250 साल हम इस परंपरा को, एक अनुष्ठान को करते हुआ रहे। और बचपन में जब मैं तमाशा करता था तो एक गायन है, क्योंकि गायन परंपरा, जब तक मैं गाऊंगा नहीं तो बड़ा ऐसा लगेगा कि गायन परंपरा है। तो पहले गणेश वंदना इसमें होती है, तो आपको गणेश वंदना में सुनाता हूँ। सारे ग प ध सा ध प ग रे
सा। अरे बंदो श्री गणनाथ कृपाला, बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी, श्री गणनाथ कृपाला, बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी, श्री गणनाथ कृपाला, बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी। पीन अंग शोभा अभंग, भूषण भुजंग छवि जाला जी, पीन अंग शोभा अभंग, भूषण भुजंग छवि जाला जी। हाँ कहे बंशीधर, हाँ बंदो कहे बंशीधर, जयति गणपति कीजे भक्त निहाला जी, श्री गणनाथ कृपाला, बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी। ये गणेश वंदना जो आज से नहीं, जब से बंशीधर जी ने इस गणेश वंदना को लिखा, और ये परंपरा का चलती हुई हमारी परंपरा आ रही है जी। और एक खास बात इसमें और भी देखी मैंने कि आप जब गणेश वंदना गा रहे थे तो लोक से जुड़ी, शास्त्रीय संगीत तो था ही, लेकिन लोक से जुड़े स्वरों का उजास भी जो है फैल रहा था। और बंशीधर जी खुद भी इसमें आते हैं कि बंशीधर जी ने इस तरह से गणेश की वंदना करते हुए लिखा हुआ है। बंशीधर जी ने जो परंपरा प्रारंभ की थी लोकनाट्य तमाशा की जयपुर में जो है, उस परंपरा को निरंतर निर्वहन करते हुए गोपी जी भट्ट ने एक सुघड़ स्वरूप इसको कहना चाहिए कि उन्होंने, गोपी जी ने दिया उसको। आपको क्या लगता है कि आधुनिकता के इस दौर में जब लोकनाट्य धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोकनाट्य लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे दौर में लोकनाट्यों में आपने अपना भविष्य किस तरह से देखा? देखिए, लोकनाट्य तमाशा और लोक परंपराएं बिल्कुल शने शने खत्म होती जा रही हैं, लेकिन ये जयपुर का लोकनाट्य तमाशा, और ये सत्य बात है कि राजस्थान में एक ही ऐसी शैली जो जयपुर की शैली है तमाशा, वो बची हुई है। वो हमारे भट्ट परिवार की वजह से बची हुई है कि हमारे पिताजी ने जब पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, ओढ़ना बिछोना तमाशा को बनाया, तब मैं पिताजी को देखता था कि पिताजी अकेले गायन कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, और 8-8, 10-10 घंटे वो तमाशा करते थे। तो उनको देख करके मैंने देखा कि इस परंपरा को, इस बुजुर्गों की शैली को अगर आगे बचाना है तो इसमें मैं तब तक हूँ कि जब तक इसमें एक नाट्य जीवन को भी इसके अंदर समर्पित करूँ। तो मैंने लोकनाट्य के साथ साथ थिएटर को भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तमाशा की फॉर्म वही रखी, स्टाइल वही रखी, लेकिन तमाशे का गायन जो है मैंने उसमें प्रयोग करने का प्रयास किया। और जयपुर से बाहर भी मैं नागपुर भी गया हूँ, मैं बड़ौदा भी गया हूँ, मैं पटना भी गया हूँ, मैं यूके भी गया हूँ 2010 में, जब जयपुर विरासत फाउंडेशन था। तब मैंने तमाशा को बताया कि तमाशा हमारी एक ऐसी परंपरा है, ऐसा अनुष्ठान है जिससे हमारा भट्ट परिवार का नाम है, हमारी पहचान है। अगर मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर कुछ गाऊंगा तो मैं तमाशे में गाऊंगा, तो उनको ये लगेगा कि वाकई में एक तमाशा है। दिलीप भट्ट तमाशा, जब तमाशा की बात करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें और उभर कर सामने आती है। थोड़ी सी बात मैं दिलीप भट्ट के बारे में कहूँ कि आपको कोमल कोठारी पुरस्कार प्रदान किया गया लोकनाट्य में विशेष काम करने के लिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का आपको अवार्ड दिया गया, और भी बहुत सारे अवार्ड आपको निरंतर मिलते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है वही है कि अभी भी तमाशा को जीवंत किए हुए, और बहुत सारे लोग जो है जब ये तमाशा करते हैं, मैंने खुद देखा उसमें कि तब प्रफुल्लित होकर आपके तमाशा का आस्वाद करते हैं। दिलीप जी, हम थोड़ी बात इस रूप में भी करेंगे कि जो बहुत सारे दर्शक हमारे संवाद के जो है वो जानना चाहते हैं कि तमाशा है क्या आखिर, और जयपुर तमाशा उससे कैसे भिन्न है। देखिए, जयपुर तमाशा भिन्न इसलिए भी है कि जब आमेर हमारी पुराने ज़माने की राजधानी रहा करता था, तो राजा महाराजाओं ने कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, उनको जीवित करने के लिए जब हमारे बंशीधर जी को कहा कि आप कोई ऐसी रचना रचो जिससे लोगों का मनोरंजन हो, लोग व्यस्त रहें और लोग सुने, संगीत, आख्यान, भाव, रसों का खेल हो और लोग घंटों बैठ के सुने, तब जा कर के हमारे जयपुर के जो हमारे बंशीधर जी हैं, उनने जब रचना इसकी रची, तब जाकर के कई तमाशे यहाँ। क्या विशेष बात है तमाशा की? विशेष बात अन्य लोकनाट्य से जो है, अन्य लोकनाट्य से यह है कि शास्त्र संगीत इसका महत्वपूर्ण अंग है। तो संगीत है वो उसका महत्वपूर्ण है, उसकी रागें महत्वपूर्ण है। आज भी वही रागें हैं जो पहले प्रचलित थी, आज भी वही रागें हैं, आज भी वही कलाकार हैं, आज भी वही साजिंद हैं, लेकिन साथ में मंचन शब्द भी जुड़ा है, इसलिए बिल्कुल जी ये मंचन भी इसका जुड़ा, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे दर्शक आज भी बैठता है। हमने इस परंपरा को चेंज नहीं किया है। चारों तरफ दर्शक बैठता है, चारों तरफ हमारे साजिंदे बैठता है, बीच में कलाकार परफॉर्म करता है। और एक बात और इसमें अहम है कि अगर 3 पीढ़ी तमाशा करती है तो 3 पीढ़ी तमाशा देखती भी है। मैंने ये देखा है
आज से करीब मैंने 2006 की बात है, जब मैं और मेरे पिताजी और मेरा बच्चा सचिन 3 पीढ़ी तमाशा कर रही थी। तो 3 पीढ़ी पुरोहित जी की, जिसको कहते हैं 3 पीढ़ी पुरोहित जी की, गोखे पे बैठकर तमाशा देख रही थी। उन्होंने देखा बेटा पास में है और पोता गोद में है। तब उन्होंने ये कहा था कि भटजी महाराज को बेटो छे और ये भटजी महाराज को पोतो छे। ये तमाशो कर रहे थे बेटा पीढ़िया से, तो आपा भी पीढ़िया से देख पाए छे। ई शैली ने देख जे बचेली जद ये आपा होला और ये करेला तभी तो बचेली तमाशा शैली देख माने कौन आओ छे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी तमाशा से जुड़ रही है, चाहे वो फेलोशिप के माध्यम से हो, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है अभिन्न जिसको कहते हैं, वो है इसका गायन। और मैं गायन से ही इसका शुरुआत इसलिए भी करता हूँ कि गायन, और वो भी मधुर संगीत जिसको कहते हैं, रागों का खेल है। और एक राग से दूसरे राग में जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। हर कोई कलाकार एक राग से दूसरी राग जाने के लिए उसको बहुत घंटों प्रयास करना पड़ता है। लेकिन हमारे पिताजी एक राग को 10 राग में गाते थे, 10 पदों को गाते थे। वो चीज़ आपको मैं गाता हूँ कि ये शैली क्या है। अच्छा दिलीप जी, आपकी बात कर रहे थे तमाशा की, तो आपको भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की सीनियर फेलोशिप भी तमाशा के अंतर्गत मिली है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि लोक नाट्यों को बचाने की जो जद्दोजहद पूरे देश भर में चल रही है, एक केवल घराना विशेष जो है, आपका परिवार विशेष जो है, वही लोक नाट्य क्यों कर रहा है? देखिए, वो यूं कर रहा है कि कुछ और लोग भी जुड़ने नहीं चाहिए? लोग जुड़े थे जी। ईश्वर दत्त माथुर जुड़े थे, पालीवाल जी जुड़े थे, भगवान कुमावत जी जुड़े थे, उमा ब्रिज गोस्वामी जुड़ी थी, मधुभट तैलंग जुड़ी थी, और भी कई बच्चे ऐसे हैं नए नए पुराने यंग। लेकिन इसमें संघर्ष और इसको स्वीकार करना बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि गायन में जो दम है, गायन साधारण गायन नहीं है। इसमें गायन में एक तरीके से एक सोचने समझने की शक्ति है कि मैं कितना कैसे गा रहा हूँ, क्योंकि मधुर संगीत ही तमाशा है हमारा। लेकिन आंगिक वाचिक अभिनय भी तो होता है इसमें। अभिनय भी है, भाव है, भाव है रास में। जैसे सुन मैनावती देकान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान, कि सुन मैनावती देकान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। मूर्ख सो विनती न कीजिए, कुटिल सो प्रीति न कीजिए, मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना, अधर्मी से नीति न कहना, कामी को हरि कथा न कहना, और इन लोगों से निरंतर ही रहना, निरंतर ही रहना। भरतरी का लोकनाट्य, ये भरतरी का लोकनाट्य। जी जी, क्योंकि आपके संवाद से ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भरतरी जब लिखा था उस वक्त हमारे पंचशीधर बाबा जी ने, तो इस पर कई भाषाओं, ब्रज की भाषा भी है, हिंदी भाषा भी है, थोड़ी सी और मिक्स भाषा से मिलकर के उस वक्त उन्होंने लिखा था, और वही आज हमारा भट्ट परिवार करता हुआ। लेकिन रांझा हीर और दूसरे लोका खन्यों पर भी ये वंचित। बिल्कुल, रांझा हीर है, गोपीचंद भरतरी है, जोगी जोगन है, झुट्टन मियां है। जोगी जोगन बड़ा फेमस। बिल्कुल, ये शिव पार्वती का एक रूप है। थोड़ा सा जोगी जोगन का जो है। बिल्कुल, जोगी जोगन। देवी मल वरदायनी, जय जय शारदा मां, देवी मल वरदायनी, जय जय शारदा मां, हंस वाहनी चंद्रमुखी, वीणा पुस्तक हाथ, जटा 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 जटा, मुकुट सिर सुरसरी, पल्लव भूषण, मेरो मन या ध्यान में, सदा रहूं शिव संग, सदा रहूं शिव संग, आदेश हेरी आदेश बाला,
लक्ष्मण जतिया देश बाला राम सिंह से जोगी कहिए दयानत संग जोगी राम सिंह से जोगी कहिए दयानत से जोगी आदेश हेरी आदेश बाला लक्ष्मण जतिया देश। बहुत बढ़िया, बहुत मधुर स्वर आपका है इसमें, और इसमें सुनते यूँ भी लग रहा था कि हम कथा के एक लोक में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा जोगी जोगन का जो कथानक भी बताएं आप जो है। कथानक ये है कि शिव पार्वती का रूप है और शिव अपने मतलब पार्वती जिसको कहते हैं 16 गणगौर अपन जब पूछते हैं तो उसकी महिमा है कि जोगी जोगन है कि वो एक काम के लिए, इस जोग के लिए, अमर होने के लिए जोगी रूप धर लेते हैं। तो जोगन जो होती है वो कहती है ऐसा क्यों करते, जोगी जोग जतन कहूँ प्रीत न भाई, मतलब प्रीत कैसे निभाओगे आप ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं जोग लेकर के अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा उस भाव से, उस रस से, और मैं वन की ओर जंगल में चला जाऊंगा। तो ये जोगी जोग जतन बाबूड़ा तूने रावड़ी रो मीठो भोजन लागे रे। बाबूड़ा है नहीं शिव जी के बाबूड़ा तूने रावड़ी रो मीठो भोजन लागे रे, हाँ रावड़ी रो मीठो भोजन लागे रे बाबूड़ा तूने रावड़ी रो मीठो भोजन लागे रे। अशी रावड़ी तू बनाई, अशी रावड़ी तू ही बनाई, खातन खातन आयो रे बाबूड़ा तूने रावड़ी रो मीठो भोजन लागे रे। अरे जोगी जोग रतन जादू बीन बजाई, जोगी जोग रतन जादू बीन बजाई, जोगी जोगन मैं चली रे जोगी जोग जतन जादू बीन बजाई। तो ये सारी चीज़ें रस है जिसमें भाव और रस को देख करके वो अपने त्याग और बलिदान को छोड़ करके वन की ओर जंगल चले। ये कथा है, छोटी सी कथा। अच्छा एक बात बताइए दिलीप जी, आपकी जब आप कर रहे होते हैं ये तमाशा नाट्य जो है, मैंने कई बार देखा है कि एक ही अभिनेता जो तमाशा से आप कर रहे हैं बहुत सारी कथाओं को जो एक साथ बुन लेते हैं आप जो है, कैसे संभव होता है कि एक आदमी पूरी कथा को निभा लेता है? देखिए निभाने का तो ये है कि एक ऐसी सरस्वती है हमारे परिवार में ऐसी, क्योंकि मैं पिताजी को जब देखता था गोपी जी को, तो वो एक चीज़ को मैंने देखा एक बार कि अकेले वो तमाशा पूरा शुरू से लेकर अंत तक तमाशा कर एकल नाट्य बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मैंने किया है जी, ये आशीर्वाद है मेरे पिताजी का कि आज भी मैं करता हूँ। अगर कोई परिवार का लोग साथ नहीं देते हैं तो मैं 2-1 घंटे लगातार तमाशा करता हूँ। मैंने गोपीचंद भरती भी किया है। मैंने एक ये भी है तमाशा, एक नया प्रसंग किया था जिसको मैंने लाइव, कोई कथा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन तमाशा के संस्करणों को लेकर के मैंने और उस 1.5 घंटे की 2 घंटे की प्रस्तुति को किया। और एक अभी मैंने शिव महिमा एक किया है, और शिव महिमा के मैं 8-10 शो कर चुका हूँ, और उसमें शिव के ही लिखा आपने उसको, मैंने शिव के रूपों को लिया है, लिखा मैंने उसमें जो शिव पार्वती की जो कथाएं हैं, थोड़ा सा अभिनय के साथ इसको। बिल्कुल बिल्कुल मैं अभिनय के साथ आपको जाऊंगा कि एक है जिसको कहते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। अभी शुंभ महाकुंभ चल रहा है और मैं महाकुंभ प्रयागराज के संयुक्त प्रयास से मैं अभी नागपुर में एक शिव महिमा करके आया हूँ। और उस शिव महिमा का रूप है कि मैं खुद बाबा ताड़केश्वर नाथ का 40 साल से हूँ और वहाँ रचनाएं गाता हूँ। तो गाते गाते एक ऐसा कि एक रूप प्रकट होता है, वो अपने आप सरस्वती पैदा होती है कि क्या है शिव और क्या है पार्वती और क्या है हमारा लोकनाट्य तमाशा। सुनिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, शीतालकेश्वरनाथ शंभो श्री अम्बकेश्वरनाथ शंभो, शीतालकेश्वरनाथ शंभो श्री अम्बकेश्वरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, श्री अम्बकेश्वरनाथ शंभो, श्री जागेश्वरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वेश्वरनाथ शंभो, श्री महाकालेश्वरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। ये है कैलाशपति, यहाँ शिव का निवास है। सती के नाथ अर्धनारीश्वर का वास है। भक्त जन आते हैं, भजन सुनाते हैं, भक्ति से महेश्वर की महिमा स्तुति गाते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम शिव शंकर बागंबर धारी, तेरी जय हो त्रिपुरारी, भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पार्वती सती दरबार में जाती है उनके अपने राजा दक्ष के, तो शिव जी कहते हैं, जाओ सती जाओ, तुम्हारा संकल्प हो, तुम्हारी विजय अटल हो, परंतु यदि मेरे आज पर याद आई तो मैं विध्वंस कर दूंगा। जाओ सती जाओ, तुम्हारे संकल्प की जय हो, तुम्हारी यात्रा का मार्ग मंगलमय हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाती हो पिता के घर तो जाओ खुश होकर, जाओ सती जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इच्छा है तुम्हारी तो राह नहीं रोकूंगा, किंतु याद रखना मैं शिव हूं, तुम मेरी शक्ति हो, मैं हूं बैराग, तुम मेरी अनुरक्ति हो। यदि तुम पर आंच भी आई तो प्रलय आ जाएगा, मेरे क्रोधानल में दक्ष चल जाएगा। जाओ सती जाओ, तुम्हारे संकल्प की जय हो, तुम्हारी यात्रा का मार्ग मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, आपने पूरा एक प्रकार से जो आख्यान जो है शिव का जो है समक्ष रखा दर्शकों के सामने। दिलीप जी, एक बात और बताइए कि तमाशा जब कर रहे होते तो तुमने एक बात खास तौर से देखी कि वहाँ पर संगीत भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, नाट्य भी हो रहा है, और इन तमाम कलाओं का अंतर संबंध एक प्रकार से प्रकट हो रहा है, क्योंकि चित्र भी जो देख रहा है उसके सामने प्रकट हो रहे हो कि किस तरह से जो है कुछ वेशभूषा का भी खास भूमिका रहती है इसमें लोकनाट्य तमाशा में, जो कौन सी वेशभूषा होनी चाहिए? देखिए, वेशभूषा इसमें खास ये है कि हमारा भगवा रंग जिसको कहते हैं, गेरुआ रंग होता है, गुलाबी, जैसे गुलाबी है ये हमारे गुलाबी सिटी का है, और उस पर भगवा रंग इसलिए लेते हैं हम कि उसमें एक अध्याय, जोगी रूप इसको कहते हैं, एक शुद्ध जिसको कहते हैं, और वो हमारा आज से नहीं, ये परंपरा हमारी उसी वर्ष से चली आ रही जब से हमारा तमाशा शुरू हुआ था। बस ये जरूर है कि कपड़ा जब 25-30 साल बाद आ जाता है तो शने शने वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका रूप हम दोबारा से उसी रूप में उसी कपड़े को लेते हैं और वैसे के वैसे सिलाने का प्रयास करते हैं। ये परंपरा चली आ रही। तुर्रा कलंकी टोपी हमारी एक टोपी है, वो इसको कह रहे हैं हारा, हारा कहलाता है, हारा बोलते हैं। हारा पहले कह रहा था जब जोगी जोगन में पहनते थे, तो एक टोपी तुर्रा कलंकी टोपी होती है, पुरानी टोपी है, और उसके पीछे एक हारा टाइप होता है, तो उससे क्या जोगी का रूप होता है, और उससे पहचान है हमारी, वो टोपी हमारी पहचान है कि तमाशा की पहचान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और मैंने देखी, जब तमाशा आप कर रहे होते हैं तो घुंघरू बंधे होते हैं पैरों में, घुंघरू पैरों में, और बल्कि बहुत सारी चीजें घुंघरू व्यक्त कर देता है जो आप मुंह से नहीं कह पाते। बिल्कुल, घुंघरू का भी इसलिए है कि घुंघरू बजने से एक लय, ताल, और एक हाथ में सिंगी मेरे सहेली रहती है, हाँ, उससे क्या रहता है कि सिंगी शिव का वाद्य है। बिल्कुल, और वो इसलिए रखते हैं हम कि उससे ताल हम चूके नहीं, ताल साथ चलता है, पैर हमारा साथ साथ चलता है, गाते हैं, और जब सामने हमारे जो तबला है, क्योंकि इसमें सागिंदे होते हैं, सारंगी महत्वपूर्ण, सारंगी हमारा महत्वपूर्ण साज है, तबला और हारमोनियम। अच्छा दिलीप जी, बहुत सारे समय की सीमा रहते हैं, हम तो चाहते हैं बहुत सारी बात करें, मैं
थोड़े में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ। लोक नाट्यों के साथ में अग्नि परीक्षा नाम का एक नाटक जो है वो 108 उसके मंचन आपने किए हैं। तो लोक नाट्य के साथ नाटक की आधुनिकीकरण कैसे संभव किया, आपने थोड़ा संक्षेप में बताया। सर इसमें 4 प्रसंग हैं अग्नि परीक्षा में, और डॉक्टर हरिराम आचार्य जी का लिखा हुआ था। एनएसडी की वर्कशॉप थी और उसमें मैं ही तमाशे का मैन था, और वो तमाशा बस 1 महीने के अंदर कर कुरा के ख़त्म कर दिया, लेकिन उस नाटक को मरने नहीं दिया। और उसमें 4 प्रसंग है, सती का आत्मदाह, सीता की अग्नि परीक्षा, पद्मिनी का जौहर और विधवा का देहदान। 4 प्रसंग स्त्री आख्यान है। बिल्कुल 4 आख्यान थे। वो महिला उत्पीड़न थे। दिवराला कांड आज से करीब 108 प्रस्तुतियां पूरे देश भर में हुई। बिल्कुल देश भर में हुई, और उसका कला मैं उसको लाइव प्रस्तुति करता हूँ, मैं उसका कोई म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं है। आप परंपरा नाट्य समिति से भी जुड़े हैं, परंपरा उसके नाट्य तहत और भी समिति- नाटक किए आपने? बिल्कुल बहुत नाटक किया मैं। आज विशेष नाटक जो है, विशेष नाटक यही है मेरा। जी। एक कोमल गंधार है, वो गांधारी पर है, और एक महाकवि कालिदास है, जी जो आपने चर्चा की थी कि भरत मुनि वगैरह है, तो कालिदास की कृति है। तो उस अग्नि परीक्षा के 108 शो कर चुका हूँ, और नेशनल के भारंगम में भी इसका मैं शो कर चुका हूँ रांची में। और वो अद्भुत शो इसलिए रहा कि वहाँ किसी ने आज तक कभी किसी लोक नाट्य या लोक तमाशा के बारे में कभी जाना नहीं, जी। और मैंने उसको उसी रूप में, वही तुर्रा कलंगी अच्छा, टोपी, एक बात बताइए, आप जो नाट्य समिति परंपरा उसमें नए लोगों को सिखाने का काम भी करते हैं? बिल्कुल मैंने करीब 10,000 बच्चों को मैंने इस तमाशा से जोड़ा है, उनको सिखाया। और बच्चे नाम का हमारे देश से बाहर भी हैं, और कुछ बच्चे हैं जो राजस्थान मतलब बॉम्बे के। एक अंतिम प्रश्न और आपसे कि तमाशा के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? मैं तमाशा के भविष्य को उज्ज्वल इसलिए देखता हूँ कि अगर मैंने सेवा की है तो मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे, युवा लोग भी इस शैली को सीखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और तमाशा जिंदा रहेगा। मैं हूँ जब तक तो इसको जिंदा रखूँगा। मेरे बच्चे, अगर सरकारें सहयोग करें, सरकारें आगे बढ़ें, कोई एनजीओ, कोई फाउंडेशन आगे बढ़े, तो इस तमाशा शैली बच सकती है। वरना तमाशा शैली धीरे धीरे शनि शनि, मैंने जब पिताजी से कहा था जिंदा रखने का प्रयास किया था, तो मैं भी अपने बच्चे से यही कहूँगा कि इस शैली को बचाए रखें, इस तमाशा को मरने ना दें। निश्चित रूप से तमाशा बचा रहेगा, और जब दिलीप भट्ट तमाशा जैसे लोग इस तमाशा को बचाने के लिए जतन करते रहेंगे तो इस पर बहुत सारी और उम्मीदें जुड़ जाती है। भास के संदर्भ में एक नाटक कालिदास का मालविक का अग्नि मित्र आता है, उसमें सूत्रधार कहता है कि भास जैसे नाटककार पहले से मौजूद है, तो कालिदास के नाटक को मंचित क्यों किया जाए? और सूत्रधार जवाब देता है कि पुराना जो कुछ है बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन नया जो हो रहा है उसकी परख होनी चाहिए। तमाशा के साथ भी यही है कि तमाशा को जीवंत रखने के साथ साथ उसमें आधुनिकता का समावेश दिलीप भट्ट तमाशा ने किया है, और नया जो कुछ हो रहा है उसकी परख भी निरंतर होती रहनी चाहिए। दर्शकों के साथ यह भी जुड़ा हुआ है। दिलीप जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत दूरदर्शन का आभार।